नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्जेक्टाइज टीम। मैं हूं दिवम एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार है एंड काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जब पता लगता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि हम इसको कैसे कवर करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितने फ़न वे में हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर 1। सबसे पहला लेक्चर हमारा जो कि है लेटर मुगल्स। अब ये जो लेटर मुगल्स है, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, ये जाने, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था और अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। हिस्ट्री की एक सबसे अच्छी खासियत क्या है, इस सब्जेक्ट की सबसे खासियत ये है कि जितने क्वेश्चंस यूपीएससी को पूछने थे पूछ चुके, अब उनके पास ज़्यादा सवाल नहीं बचे। वही सवाल घुमा फिरा के पूछता है और परोसता है आपके सामने। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको ख़त्म करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ और बताऊँगा कैसे करना है। लेटर मुगल्स की अगर बात करें तो इसमें से क्वेश्चंस अधिकांश आते हैं फैक्चुअल, नामों के ऊपर, डेट के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर। तो जब हम लेटर मुगल्स करेंगे तो आप बेसिक स्टोरी तो समझिएगा, लेकिन उसके साथ साथ में जो नाम, जो डेट, जो तारीख, जो कि मैं नोट्स में लिखवाऊंगा और आपके सामने स्क्रीन पर ये पूरा है, बट फिर भी आप साइड बाय साइड चाहें तो छोटे शॉर्ट्स नोट्स इम्पॉर्टेंट नोट करें तो बेहतर रहेगा, इट विल बी गुड। लेकिन जब मैं कहूँ, जब मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ, तब आप ध्यान से उसको सुनिएगा। तो आपका अनलेस एंड अनटिल ध्यान पूरा मैं जो कह रहा हूँ उस पर नहीं होगा, तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ ठीक से फिट नहीं होगी। आज का जो लेक्चर होगा ये आराम से आप बैठिए, एंजॉय करिए इस मूवी को, एंजॉय करिए इस स्टोरी को, एंड जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नोट्स इसके करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट लेटर मुगल्स। देखिए भाई, लेटर मुगल्स, थोड़ा मुगल्स का एक ब्रीफ पिछला मैं दे दूं, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं वो लेटर मुगल्स है। लेटर मुगल्स क्या है, मुगल्स क्यों नहीं? जहाँ तक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, मुगल्स जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला इंपीरियल मुगल और दूसरा लेटर मुगल। इंपीरियल मुगल बोले तो जो मुगल सबसे पहले आए थे, जो आपके ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जिन्होंने शुरुआत करी थी, फिर अकबर ने उसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और बिल्कुल कंक्लूजन के समय औरंगज़ेब भाई साहब आ गए, और जब वो 72 हूरों के पास चले गए तब शुरू होता है लेटर मुगल्स। देखो, थोड़े बहुत मेरे जोक्स को झेल लेना, बहुत गंदे होने वाले वक्त के साथ, लेकिन झेल लेना। तो लेटर मुगल्स शुरू होता है औरंगज़ेब की डेथ से। औरंगज़ेब की डेथ कब होती है? 1707। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है? अभी तक मैंने बताया है कि ये जो मुगल्स है ये दो में डिवाइडेड है। पहला इंपीरियल मुगल्स और दूसरा ये आपका लेटर मुगल्स, ठीक है। इंपीरियल मुगल स्टार्ट हुआ था बाबर से, फिर उसके बाद नीचे जब इंपीरियल मुगल औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के बाद शुरू होता है आपका ये लेटर मुगल्स, ठीक। बिल्कुल बेसिक स्टोरी, कोई झंझट नहीं, सिंपल। इंपीरियल मुगल्स को हम मिडिवल सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट ही लेटर मुगल्स से होती है, ठीक है। वैसे तो आपके सिलेबस मैंने आपको समझाया था, सिलेबस आपका जो है वो मिड ऑफ 18th सेंचुरी से है, लेकिन फिर भी वो मिड में जाने के लिए आपको ये थोड़ा सा
पहले का पता होना आवश्यक है, तब जाके मिड की स्टोरी समझ आएगी, नहीं तो आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम 1707 से शुरू करते हैं। देखो ये तो आपका दोनों डिवीजन हो गई। नाउ नेक्स्ट व्हाट, देखो औरंगजेब बहुत बुढ़ापे में मरा है। ठीक है, औरंगजेब की जो डेथ हुई थी वो बहुत जब वो 80+ था तब उसकी डेथ हुई थी। एंड उसके बाद जो सक्सेसर आया उसका, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा स्टोरी बता रहा हूँ। जब उसका सक्सेसर आया तो वो खुद इतनी एज में था कि वो बेचारा संभाल ही नहीं पाया। जब तक वो संभलता, वो तख्त को संभलता, वो राजा की पोस्ट को समझता कि भाई राजा को करना क्या होता है, तब तक तो वो भी, इसलिए वहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ। लेकिन औरंगज़ेब के समय से ही जो डिक्लाइन की नींव थी ना, वो रख चुकी थी। कैसे? औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी की वजह से। पहली चीज़ देखो, ऐसा नहीं है जो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। रियल रिलीजियस पॉलिसी क्या थी औरंगज़ेब की, कि नए मंदिर नहीं बनते थे, पुराने मंदिर जो डिस्ट्रॉय हुए उनका रिनोवेशन नहीं होता था, जजिया टैक्स लिया जाता था, ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, मना ही नहीं है। लेकिन वो एक रिलीजियस पर्सन से ज़्यादा एक डिक्टेटर माइंडसेट का पर्सन था। उसके लिए जो प्रॉफिटेबल होता वो करता था। तो पहला फ्लॉ तो उसके अंदर ये था कि उसका जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो बड़ी ख़राब थी। सेकेंडली अगर हम बात करें तो उसके जो मिलिट्री एक्सपांशन वगैरह ये सारी जो चीज़ें थी उसमें बहुत बुरी तरह यहाँ पर नुकसान हुआ मुगल्स का। कैसे हुआ, स्टोरी सुनाता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी। शिवाजी, हमारे ग्रेट शिवाजी का नाम तो आपने सुना होगा। बस बेड़ा गर्द औरंगज़ेब का और मुग़लों का वहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि औरंगज़ेब था ज़िद्दी। उसने बोला कि ये जो बीजापुर गोलकोंडा वाला एरिया है, जो कि शिवाजी वाला एरिया था, वो मेरे को चाहिए, मुझे किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन शिवाजी तो वीर शिवाजी, उन्होंने वो एरिया नहीं लेने दिया, जिसकी वजह से कितनी ही सेना भेजी, कितना ही खर्चा करा औरंगज़ेब ने, लेकिन वो एरिया नहीं आ पाया। और उस कारण की वजह से यहाँ पर दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा नुकसान होने लगा। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और ये थी जड़, नींव, सीड एक्चुअली, नॉट जड़, सीड ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। दिस वॉज द सीड एक्चुअली। अगर वहाँ औरंगज़ेब अपनी ज़िद नहीं पकड़ता और छोड़ देता कि चलो ठीक है विल सी नेक्स्ट टाइम, या कुछ और सोचेंगे, तो कुछ और बात बन सकती थी शायद आगे चल के। लेकिन ज़िद नहीं छोड़ी औरंगज़ेब ने, और सिपाही भेजते गया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये सीडलिंग थी। अब लेकिन औरंगज़ेब फिर भी एक काफ़ी एबल राजा था, मैं कहूँगा। मुगल्स का एंड, इंपीरियल मुगल का एंड वाला जो सबसे पावरफुल राजा था वो औरंगज़ेब था, एंड वो स्टिल एक एबल राजा था। उसके बाद जितने भी आए तो मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा वाली चीज़ थी। तो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले बेसिक स्टोरी हम जान लेते हैं। ये मैंने आपको पहले का बताया। नाउ बेसिक स्टोरी देखो यहाँ क्या लिखा है। इन द अर्ली 18th सेंचुरी, अब हम आ गए हैं 18th सेंचुरी में। ठीक है, अभी तक मैंने आपको प्रीवियस बताई थी, सीड बताया था। नाउ वी आर गोइंग, हम प्लांट ग्रो हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर विच हैज़ बिन पावरफुल फॉर नियरली 200 years began to decline. The reign of Aurangzeb marked the start of its downfall. His poor decisions weakened the empire, and after his death, उसके मृत्यु के बाद में the situation worsened. ठीक है, और सिचुएशन खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? यहाँ से देखो, आगे बढ़ने के पहले यहीं ठहर जाओ। एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका नाम है, कंसेप्ट नहीं, एक चीज, नोबल्स। नोबल्स क्या थे? ये इलीट क्लास ग्रुप थे, जो कि जैसे
राजा और उसके नीचे के मंत्री वाले जो पोस्ट होते थे उनको नोबल्स बोला जाता था। एक्चुअली नॉट ऑल द मंत्रीज बट द इलीट वन, सबसे बड़े वाले, ठीक है। इन नोबल्स का क्या काम था कि ये सलाह मशवरा देना, और राजा के बिल्कुल ख़ास और इलीट क्लास के लोग। इम्पीरियल्स मुगल्स तक तो ये राजा जी के बिल्कुल ऐसे रहते थे, अरे सर जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, है ना, आप ही माँ बाप हमारे। लेटर मुगल्स के समय क्या हो गया, ये खुद माँ बाप बन गए। ये खुद माँ बाप बन गए और ये लोग डिसाइड करने लगे कि नेक्स्ट राजा होगा कौन। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा कैच है, और इसी वजह से मुगल्स का डाउनफॉल भी और ज़्यादा हुआ। क्या कि ये नोबल्स के अंडर भी सब कैटेगरी थी, ग्रुप में डिवाइडेड थे ये नोबल्स भी। जैसे कि दो सबसे पावरफुल जो ग्रुप थे वो थे तुरानीस और ईरानी। नाम से ही समझ आ रहा है कि तुरानी मतलब तुर्की वगैरह साइड से, और ईरानी मतलब आपके ईरान, अफ़गानिस्तान आज के जो है वहाँ से, वहाँ के लोग, ठीक है। अब जो ये सबसे पावरफुल थे, और इसके अलावा अफ़गानी, हिंदुस्तानी मतलब इंडिया के लोकल मुस्लिम्स और उसमें हिंदूस भी थे, ठीक है। इसके अलावा शेखियादी, मतलब ये कुछ थे, बट जो मेन थे वो आपके जो पावरफुल थे तुरानी और ईरानी थे, हिंदुस्तानी थे, अफ़गानी थे। देखें अब यहाँ पर एक कैच है, इन लोगों में भी आपस में लड़ाइयाँ थी इसलिए तो डाउनफॉल हुआ। घर के अंदर ही आपकी लड़ाई इतनी हो रही है तो आप क्या सोचोगे बाहर क्या फतेह करोगे। क्यों लड़ाई थी? आज भी शिया और सुन्नी की लड़ाई होती है कि नहीं होती है? आप ये सोचो कि धर्म के बेसिस पे लड़ाई, धर्म के अंदर लड़ाई। मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो प्रकार के मुस्लिम्स होते हैं, शिया और सुन्नी। वैसे सोसाइटी में आप इसको और डीप में पढ़ते हो, मैं बता दूं ब्रीफ में। शिया और सुन्नी दो प्रकार के मुस्लिम्स होते हैं, अभी के लिए इतना जान लो, बाकी ब्रीफ में आप सोसाइटी में पढ़ोगे। अब जो तुरानी थे वो थे सुन्नी, और जो ईरानी थे वो थे शिया। अब शिया और सुन्नी की पहले ही नहीं बनती, और ऊपर से ये नोबल्स के ग्रुप के अंदर शिया और सुन्नी थे, तो इन लोगों की नहीं बनती थी। और जब जो भी पावर में आता, जैसे कि मान लो तुरानी जो नोबल्स है, उन्होंने किसी राजा बनाया, आगे जाके जितने भी राजा बने इन लोगों ने ही बनाए, उसने बनाया तो वो पावर में, और अगर ईरानी ने बनाया तो वो पावर में। समझ आ रही है आपको नोबल्स का कंसेप्ट? तो ये पूरे प्रॉब्लम थी। नाउ आगे पढ़ते हैं। ऑल्दो मोहम्मद शाह रूल्ड फॉर 29 ईयर्स, मोहम्मद शाह एक राजा लेटर मुगल्स में, इन्हें 29 साल तक 2 राज करा, लेकिन इनका राज भी क्या राज था, मैं आपको बताऊंगा, आप भी हंसेंगे और बहुत मज़ा आएगा। He was not a strong leader obviously and couldn't restore the empire's glory. During his reign, independent states like Hyderabad, Bengal, Awadh, Punjab were established. Local chiefs gained power and Marathas began challenging Mughal authority. ठीक है, अब यहाँ से मराठास का पावर दो शिवाजी के टाइम से, जो कि सीडलिंग शुरू हो गई थी मुगल्स की, और अपवर्ड डायरेक्शन में मराठास बढ़ने लग गए थे, उसकी सीड स्टार्ट हो गई थी वहाँ से। दोनों का ही उसी समय शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की स्टोरी। अब यहाँ पे से हम पढ़ेंगे एक एक करके हर राजा को जो कि लेटर मुगल्स में आते हैं। यहाँ से कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर औरंगज़ेब भी देखता होगा तो उसको कैसा लगता होगा कि यार क्या है ये, क्या कर रहे हैं मेरे वंशज है, अकबर बाबर, ये लोग इतना इन्होंने करा, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसके बाद जब ये देखते होंगे तो क्या, व्हाट द हेल आर दे डूइंग। वीक रूलर्स आफ्टर औरंगज़ेब, बिल्कुल वीक, एक्चुअली वीक, एंड इसमें गलती औरंगज़ेब की भी थी, ठीक है, लेकिन वीक रूलर्स थे औरंगज़ेब के बाद में। नाउ यस एग्जैक्टली, देखो औरंगज़ेब अपने सक्सेसर से क्या कह रहा है भाई कि तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सच में भी इन्होंने बहुत बेड़ा गर्क करा इसके बाद में। चलो
सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो राजा आता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, जिसने 1707 से 1712 तक राज करा। देखो बहादुर शाह का क्या है मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर 2 years स्ट्रगल फॉर द थ्रोन, इन 2 साल का स्ट्रगल, जी हाँ 1707 मतलब जब औरंगज़ेब बिल्कुल अपनी शैया पे था, उस समय बहुत स्ट्रगल चल रहा था कि भाई औरंगज़ेब के बाद कौन। और उस समय ये भाइयों में लड़ाई हुई और जो सबसे बड़ा भाई है मुज़म या मौज़म जिसको आप बोलो, बहादुर शाह फर्स्ट, ये जीत कर आए और इन्होंने अपने छोटे भाई को हराया और तख्त पर बैठे। अब जैसा कि आप पढ़ो इसमें क्या लिखा है, 63 साल की उम्र में तो ये राजा बना। भाई आप 63 की उम्र में राजा बन रहे हो, आप खुद बूढ़े हो। अब ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये ज़्यादा समय तक थोड़ी ना बैठेगा। आज़ादी के समय नेहरू को क्यों बिठाया गया था, क्या सोच थी उस वक्त गांधी जी की, वो भी हम पढ़ेंगे। मैं अभी शॉर्ट में अगर बता दूं तो हमको लंबे समय तक एक स्टेबल लीडर चाहिए था जो लंबे समय तक रहे। बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक है, जल्दी कुछ भी हो सकता है उनके साथ, बट एक जवान व्यक्ति रहता है तो लंबे समय तक वो रूल कर पाता है। और यहाँ पर तो वापस आते हैं लेटर मुगल्स पर, यहाँ पर तो 63 साल में तो वो बन रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ये फिर भी ठीक थे, ये अपनी ग्लोरी को ला सकते थे, ये एक एबल राजा थे। बहादुर शाह फर्स्ट ये एक एबल राजा था। लेकिन क्या हुआ कि ये बुढ़ापे में बेचारा बैठा। बुढ़ापे में बैठा, आप क्या इससे उम्मीद करोगे कि ये क्या कमाल कर लेगा, बल्कि इसने बहुत दिमाग लगाया। बहादुर शाह की जो थी, आप सेकंड पैराग्राफ अगर पढ़ो तो मेंटेन पीस विथ वेरियस ग्रुप्स लाइक मराठा, राजपूत, जाट, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, शाहू महाराज को फ्री कर दिया था। यहाँ पर इनने बड़ी दिमाग लगाई। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ था। आपको इतना पता है औरंगज़ेब ने पकड़ कर रखा था शाहू जी महाराज को, ठीक है, और उनकी मम्मी को, और काफ़ी समय से पकड़ के रखा था। तो मराठाओं ने अपना राजा बना दिया था वहाँ पर, है ना, चचेरे भाई के बेटे को, चचेरे भाई को। जब इन्होंने क्यों छोड़ा शाहू जी को, इनको पता था कि यार ये जब वहाँ जाएगा तो जो ऑलरेडी राजा बैठा हुआ है, कोई भी कुर्सी पे बैठ जाए वो उठने को तैयार नहीं होता है। पावर एक ऐसी चीज़ है, याद रखना आज के टाइम में भी। खैर, तो पता था बहादुर शाह को कि अगर ये वहाँ जाएगा तो लड़ाई होगी और ये लड़ भिड़ के मरेंगे और मेरे को वो जगह मिल जाएगी, मेरे पिताजी का, मेरे अब्बू का सपना पूरा हो जाएगा। और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल ट्रिक थी, काफ़ी हद तक। ये जब शाहू जी वहाँ गए तो वहाँ पर जो बैठे हुए थे, नहीं हम हैं राजा और कोई भी क्यों उठेगा, स्वाभाविक है। इनने बोला नहीं हम हैं। फिर कहानी आती है जिसमें आपने मूवी देखी है ना, बाजीराव मस्तानी। खैर उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत बताई, लेकिन बाजीराव के पिताजी थे बालाजी, ठीक है, बालाजी बल्लाड़, वो पेशवा थे। उनकी मदद से शाहू जी ने अपना तख्त हासिल किया और यहीं पर पेशवाही शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि पेशवा जी ने पहले ही बोला था कि भाई साहब देखो, मैं आपको आपका तख्त दिलवा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप अपने बैठे रहना सतारा में और राज हमको करने देना। आपके पास सब आ जाएगा, आपको पैसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ें हमारे हिसाब से चलेगी। सिंपल सब शब्दों में समझना है तो आज का प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री समझ लो। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, रियल पावर किसके पास रहती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो वैसे ही प्रेसिडेंट को समझ लो शाहू जी महाराज थे और प्राइम मिनिस्टर पेशवा बालाजी, और यहीं से पेशवाई शुरू हो गई थी। तो ये पूरी स्टोरी थी। और बहादुर शाह के समय इन्होंने काफ़ी चीज़ें चाही करनी, बट ये ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह नहीं पाए और 1712 में इनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद आते हैं दूसरे जहादर शाह, जिनने ज़्यादा समय नहीं, 1 ही साल राज करा इन्होंने भी। और इनके समय कुछ जो पढ़ने लायक चीज़ें हमारे लिए, देखो हम यहाँ पर PhD करने नहीं आए, हम यहाँ पे UPSC क्रैक करने आए हैं। तो जो इनके समय से
आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ एक है, इजारा सिस्टम। ठीक है, उस पर भी अभी तक क्वेश्चन बहुत कम आया है, लेकिन अगर आएगा तो इजारा सिस्टम से आएगा। इजारा सिस्टम कुछ नहीं था, एक तरीके से पैसा अर्निंग का एक इनका वो था, सोर्स था कि जो फार्मर्स होते थे और किसी को यूँ समझ लो लैंड अलॉटमेंट काइंड ऑफ अ सिस्टम था इजारा सिस्टम। और इनसे क्वेश्चन भी आता है कि इनके समय इंपॉर्टेंट क्या था। इजारा सिस्टम था कि लैंड अलॉटमेंट सिस्टम था, फार्मर है पैसा नहीं दे पा रहा, किसी और को दे दिया वो लैंड, वो टैक्सेशन। लेकिन हाँ, अगर उस समय कुछ फेमाइन इन द सेंस की कुछ बाढ़ आ गई, बरसात नहीं हुई है, तो फिर उससे लैंड नहीं लिया जाता था। इस तरीके की चीज़ें थी इजारा सिस्टम में, बट लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार जी ने 1713 से लेके 1719 तक राज किया था। ही बिकेम एम्पेरर आफ्टर किलिंग जहादर शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। इन्होंने जहादर शाह का खून किया था सैयद ब्रदर्स के साथ मिलके। अब ये सैयद ब्रदर्स कौन? मैंने आपको शुरुआत में नोबल्स का कंसेप्ट बताया था। देखो यहाँ पर भी जहादर शाह जो थे, ये भी जब बने थे तो जुल्फ़िकार खान के साथ, जुल्फ़िकार खान ने इनको बनाया था। देखो एक छोटी सी चीज़ मुझसे मिस हो गई, अभी कर लेते हैं। मान लो कि आप नोबल हो, यू आर द नोबल, जी हाँ आप जो देख रहे हो। अब आपके पास पावर आ गई है कि नेक्स्ट राजा किसको बनाना है। आपके पास पावर, चलो आज के समय में मान लेते हैं कि आज के समय आपको प्रधानमंत्री बनाने की, यू आर द किंग मेकर, यू कैन मेक प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एंड जिसको भी बनाओगे, आप बनाओगे, किसको बनाओगे, कैसे व्यक्ति को बनाओगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऐसे व्यक्ति को बनाओगे जो कि काफ़ी एबल है, जो बहुत हिम्मत वाला है, जो अपने हिसाब से चीज़ें करेगा, जो खुद अपने आप चीज़ें करने वालों में से। या फिर ऐसे व्यक्ति को बनाओगे जो कि बिल्कुल ही एबल ही नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, उसको पता ही नहीं पॉलिटिक्स क्या है, उसको पता ही नहीं राज कैसे करना है। अब आप हो, आपका कैरेक्टर भी ऐसा है कि आपको दुनिया जाए चूल्हा भाड़ में आपको मतलब नहीं है, आपको आपके फ़ायदे से मतलब है। अब अगर ऐसे व्यक्ति हो तो दोनों में से किस प्रकार के व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाओगे? अगर आप स्वार्थी हो, अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हो जिसको सिर्फ खुद का स्वार्थ दिखता है, तो ऐसे में आप ऑब्वियसली जो दूसरा प्रकार का व्यक्ति है उसको बनाओगे, जो कि एबल नहीं है, जो कि काफ़ी ढीला है। क्यों? ताकि आपका राज चल सके। और यही नोबल्स ने यहाँ पर किया। इनको पता था ये खुद तो बैठ नहीं सकते, है ना, हेरिडिटरी है, खुद तो बैठ नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे को बिठाओ जो सबसे बेकार हो। इसलिए इन सारे नोबल्स ने यही करा, जो सबसे बेकार होता था ना सारे बच्चों में, ये उसको बिठा देते थे ताकि राज तो ये स्वयं कर सके और वो चुपचाप इनकी बात माने। तो फारूक सियार के समय भी सैयद ब्रदर के साथ मिलकर फारूक सियार जी बैठ तो गए, एक्चुअली सैयद ब्रदर्स ने बिठा दिया। ठीक है, सैयद ब्रदर्स दो भाई, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये दोनों भाई थे। नाम अगर याद रख सको तो वेल एंड गुड। हु वेर नोन एज किंग मेकर्स। फारूक सियार प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, इन्होंने जजिया भी हटा दिया था, ठीक है, पिलग्रिम टैक्स भी हटा दिया था। ये एक ऐसा आए थे कि ठीक है यार हटाओ। 1717 में ही ग्रांटेड इम्पॉर्टेंट ट्रेड विद ब्रिटिश, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ट्रेड राइट्स ब्रिटिशर्स को यहाँ पर दिए भाई साहब इन्होंने। हाउएवर 1719 में सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ ओवरथ्रू blinded and killed Farooq Siyar. This was the first time Mughal history that nobles killed an emperor. Sorry. देखो पढ़ के थोड़ा शौक लगा, थोड़ा लगा कि यार इसमें एंट्री पेशवा इसकी बालाजी विश्वनाथ की कैसे हो गई और राजा को मार दिया, क्यों? भाई साहब अब वापस से आप पे आते हैं। आपने प्रधानमंत्री बना दिया, जो बिल्कुल ही ऐसा था, गधा। लेकिन वो गधा, वो गूंगी गुड़िया तो गूंगी निकली ही नहीं, वो तो पावरफुल निकल गई।
अब आप क्या करोगे? आप तो अरे यार ये क्या हुआ, मैंने जिसको सोचा था कि ये कुछ नहीं करेगा ये तो सेल्फ डिसीजंस लेने लग गया, ये टैक्सेस हटा रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कर ही नहीं रहा है, ये अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है, ऐसा कैसे? तो आप क्या करोगे? आप तो क्या ही करोगे, लेकिन ये जो सैयद ब्रदर्स थे इन्होंने ये करा कि इसको हटाओ, इसको मारना पड़ेगा, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो ये मारे कैसे? इनके पास है पावर ठीक है, बट इसको कैसे क्या करें? तो इन्होंने फिर यहाँ से मराठा और ऊपर उड़े, मराठा यहाँ से और ऊपर एज पे गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मराठाओं की मदद ली कि भाई इसको मारना है, राजा को मारना है। और मारा भी कितना क्रूअल तरीके से, उसको पहले उसकी आंखें फोड़ी, उसको ब्लाइंड किया, एंड देन फिर उसको मारा। और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स जिसमें नोबल्स ने एक एम्पेरर को मारा है। ये था फारूक सियार। फिर अब ये दो भाई आए, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। ये 6 महीने के लिए आए थे, ठीक है, 6 महीने के एक भाई, 6 महीने का दूसरा भाई, बस ख़त्म। ये इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि 6 महीने राज कर पाए, इसके बाद नहीं कर पाए, ठीक है। और मतलब इतने, मतलब ये इनने क्या करा, सैयद ब्रदर्स ने देख लिया भाई फारूक सियार तो ऐसा था, तो इनने बिल्कुल ही बेकार जो बच्चा था ना, जो बच्चे थे उनको फिर राजा बना दिया, जो बिल्कुल ओपियम एडिक्ट और दारू में और ऐसे में थे बिल्कुल, इसलिए इतनी जल्दी मर गए, ठीक है। इनमें जैसा कि लिखा है द न्यू एम्पेरर वॉज एन ओपियम एडिक्ट, ठीक है, दैट्स वाई रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जा ओपियम एडिक्ट एंड मतलब पूरा बर्बाद राजा थे ये। फिर एंट्री होती है हमारे लेटर मुगल्स के बॉबी देओल, या फिर करूँ अबरार एनिमल के मोहम्मद शाह रंगीला, सॉरी गलत एक फ़ोटो आ गया, बट मोहम्मद शाह रंगीला एक्चुअली यही था, ठीक है, इसमें का ही व्यक्ति था, बिल्कुल पार्टी में चूर, और बस रंगीला नाम से उसको टाइटल ही रंगीला इसलिए दिया। नाम तो मोहम्मद शाह था लेकिन टाइटल मोहम्मद शाह रंगीला, क्यों? इन्हीं हरकतों की वजह से। मोहम्मद शाह रंगीला को जानते हैं। देखो मोहम्मद शाह का क्या था, डेथ ऑफ रफ़ीउद्दौला, द सैयद ब्रदर्स चूज रोशन अख्तर यानी कि मोहम्मद शाह ड्यू टू द लेविश लाइफस्टाइल वगैरह और उनकी बिल्कुल ख़तरनाक लाइफस्टाइल की वजह से उनको रंगीला का टाइटल दे दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ अगर हम पढ़ें 1719 से लेकर 1748 तक इनका राज था। इनके समय बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इनके समय नादू आए थे, नादू बोले तो नादिर शाह नाडू आए थे इनके समय में, और नाडू आके इन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। नाडू ने यहाँ पर बिल्कुल लूट पाट किल प्लंडर सब करा था। खैर मोहम्मद शाह जिन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक राज करा, जो सैयद ब्रदर्स ने इनको चुना था, इनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल, अर्निंग और इन सब की वजह से इनको रंगीला का टाइटल दिया। अब रंगीला जी तो थे, इनमें थोड़ा सा तो दिमाग था। इन्होंने क्या करा कि यार ये सैयद ब्रदर्स जो है बड़े ख़तरनाक हैं, इनकी बात नहीं मानो तो ये मार देते हैं। देखा ना, हिस्ट्री से इंसान सीखता है, इसलिए हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है। उसने अपने इतिहास से देखा कि यार इनकी बात नहीं मानो तो ये तो मार देते हैं, क्या करें। इसने उनको मरवा दिया। इसने किसके साथ? निज़ाम उल मुल्क चिंग्स खान जिसको बोला गया है, उसके साथ मिलके, ये भी एक नोबल था, इसके साथ मिलके सैयद ब्रदर्स को निपटवा दिया। भाई टाटा बाय, ख़त्म बाय। और ये निज़ाम उल मुल्क वही है जो आगे चलकर इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद की स्थापना करते हैं। हम वो जब हम स्टेट्स को पढ़ेंगे, इसके बाद ही अगला जो चैप्टर है उसमें जब हैदराबाद पढ़ेंगे तो चिंग्स खान यानी कि निज़ाम उल मुल्क के बारे में और जानेंगे, और जानकारी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वही है, ये पहले प्रधानमंत्री रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला के, एंड देन फिर इन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ही वॉज अ नाइस गाय, निज़ाम उल मुल्क वॉज अ नाइस गाय एंड अ वेरी, एक तरीके से कह सकते हैं
वफ़ादार अपने राजा के प्रति, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से, और राजा जो था वो एक एबल राजा नहीं था, दूसरों की बातों में आने वाला था, और उस वजह से फिर इनके बीच जो हुआ, जिसकी वजह से फिर वो दूर चला गया और हैदराबाद की स्थापना हुई। खैर वो कहानी हम हैदराबाद जब पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे से बताऊंगा। ड्यूरिंग मोहम्मद शाह's reign, Delhi was invaded by मराठा पेशवा राव फर्स्ट इन 1737 और 1739 में नादू आया। नादू ने मुगल्स को बहुत गंदी तरीके से हरा दिया, मतलब क्रशिंग डिफीट जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से इनको बहुत, क्योंकि यार आपका राजा तो रंगीलेपन में है, नोबल्स आपस में झगड़ रहे हैं, मंत्री को कोई लेना देना नहीं है, टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा है मतलब नहीं है, तो व्हाट एल्स, कोई भी आके इन्वेट करेगा ना, ये तो आप मतलब बनी बनाई खिचड़ी दावत ऐसे ही थाली में परोस के यूँ ऐसे दे रहे हो कि लो थाली में परोस के, तो थाली आई और नादू ने खा ली। नादिर शाह जी ने ये नहीं छोड़ा। नादिर शाह एक मतलब जिस अफ़गान वगैरह जिस साइड से आया था, उनके स्टेट की, उनके देश की हालत बहुत गिरी हुई थी, इसलिए वो इन्वेट करने यहाँ आया था। और जब यहाँ आया उसने क्या देखा कि अरे ऐसा राजा बैठा हुआ है जो थाली में हमको चीज़ें दे रहा है। तो ये आया, उसने ख़त्म करा, मतलब मारा नहीं उसको, पकड़ लिया उसको, देखा कि भाई क्या है, और पूरा लूट पाट करके चला गया। बैटल ऑफ करनाल था जो लड़ाई हुई थी, और उसने मोहम्मद शाह को जेल में डाल दिया एंड एनेक्स टेरिटरीज वेस्ट ऑफ इंडस इनटू पर्शियन एम्पायर। जो इंडस का वेस्टर्न एरिया था उसको पर्शियन एम्पायर में उसने एनेक्स कर लिया। इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको भी और अच्छे से जानेंगे, लेकिन ये नादू वाली जो चीज़ें हैं ये इतनी थी, बहुत ज़्यादा गंदा इसने आके मचाया था। मतलब लोगों क्या हुआ था कि एक्चुअली खाली था खजाना, इनके पास भी कुछ खास बचा नहीं था मुग़लों के पास। भाई राजा तो उड़ा रहा है, उसको मतलब नहीं है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके पास इतना है कि उसके तो पुश्तें अभी जिएंगी अच्छे से। लेकिन एक स्टेट, एक देश चलाने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, और ट्रेजरी खाली थी इस तरीके से इन लोगों की, मुगल्स की। तो इसको भड़का भुड़कू के लाया गया था नादू को, वो भी स्टोरी बताऊँगा मैं आगे चल के। इसको भड़का के कि यार वहाँ पर तो बहुत पैसा है और वहाँ चलो, और वहाँ से आप ज़रा जब लूटोगे तो मज़ा आ जाएगा। अब कुछ मिला ही नहीं था यहाँ पर, बट हाँ यहाँ से ये पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर लेके चला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह बहादुर, अरे क्या बहादुर, बहादुर नाम तो इन लोगों ने ऐसे लगाए कि बहुत बहादुर थे, जबकि बहादुर का बिल्कुल विपरीत था इन लोगों के साथ। भाई अहमद शाह बहादुर हु रूल्ड फ्रॉम 1748 to 54 वाज एन इनफेक्टिव रूलर। ये सभी हर जगह कॉमन समझ लो, इनफेक्टिव रूलर, इनफेक्टिव रूलर। बस एक शुरुआती जो था आपका उनको छोड़ दो, बहादुर शाह फर्स्ट, वो थोड़े सही में ठीक थे, बाकी अहमद शाह बहादुर, बहादुर ऐसे लगाया इन्होंने बिल्कुल, बट बहादुर थे कुछ भी नहीं। ठीक है, इन्होंने भी नाम ऐसा रखा हम बहादुर, और फिर उसके बाद सब छोड़ छाड़ के अपनी मम्मी को दे दिया, उधम भाई को। और उधम भाई ही थी एक, और उनमें थोड़ा इंटेलिजेंस की कमी थी, और अपने प्रेमी जावेद नाम के प्रेमी के साथ थी, जो फिर क्या आप समझो ना, जो राजा है वो, जो उसने बोला मम्मी देखो, मेरे को नहीं आता, मम्मी देख रही है, मम्मी खुद किसी और के साथ प्यार में है, और जो प्यार में है वो खुद बड़ा नॉटी है। क्या मतलब आप सोच रहे हो क्या हालत हो रही होगी उस समय। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मतलब आपने सजा के दिया है वैसे भी ब्रिटिशर्स को। आगे मैं बताऊंगा और चीज़ें, आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ऐसा यूं करोगे बाप रे क्या है कि। तो ऐसी तो हालत हो रही थी। ठीक है, नोटोरियस सिंचर्स टू रन द स्टेट। नाउ नेक्स्ट, आलमगीर सेकेंड ruled 1754 to 59. Alamgir II, the son of Emperor Jahandar Shah, ruled from 1754. देखो मोहम्मद शाह के बाद शाह आलम II जो हमने पढ़ा, एक्चुअली अहमद शाह बहादुर, आलमगीर II द सन ऑफ एम्पेरर जहादर शाह, जो जहादर शाह था, सॉरी उसका बेटा था आलमगीर II। इन्होंने रूल करा 1754 से लेके 1759।
ड्यूरिंग हिज रीन द ईरानी इन्वेडर अहमद शाह अब्दालू जो था वो आया, और जनवरी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जून 1757 में, ठीक है। और आलमगीर टू वॉज इवेंचुअली असैसिनेटेड। इनके समय में बैटल ऑफ प्लासी हुई है, ठीक है, और उस समय इनका असैसिनेशन हो गया था। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो सोर्सेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ग्रोवर, ठीक है, चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट स्पेक्ट्रम, ग्रोवर एंड एग्जैक्ट आईएएस के आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल, और जो मैं यहाँ नोट्स लिखवाऊंगा ये दिस आर सफिशिएंट इनफ, और इन्हीं को पढ़ो। दूसरी जगह जाओगे और बुक्स पढ़ोगे, वहाँ पर और 10 चीज़ें आपको अलग अलग मिलेगी, मतलब नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री है, आपका थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हर जगह हो जाती हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं सोर्सेस पे रिलाई करो, ठीक है। तो इनके समय आलमगीर टू भाई साहब के समय आपको क्या याद रखना है कि भाई बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये इनके समय हुई थी जनवरी 1757, और प्लासी ऑकर्ड हुई थी जून 1757 में, ठीक है। नाउ शाहजहां 3, नाम तो इन्होंने भी रखा शाहजहां, ये समझ बैठे थे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने ताजमहल बनाया था हम भी कुछ बनाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं बना पाए। शाहजहां 3, जिनको बोला जाता था मुही उल मिलात, रूल्ड फ्रॉम 1759 टू 1760, खाली 1 साल इन्होंने राज करा। ये बिकेम एम्पायर ड्यू टू पॉलिटिकल intrigues in Delhi but was later deposited with the intervention of Marathas, ठीक है। कुछ खास इनका भी कुछ है नहीं शाहजहां 3 का, क्या बताएं अब आपको। इसके बाद आते हैं शाह आलम 2, ठीक है। शाह आलम 2 के समय हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ बक्सर है। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर आपने सुना होगा, लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिशर्स गॉट इनटू पावर, एंड बैटल ऑफ बक्सर वॉज द टाइम व्हेन एक्चुअली ब्रिटिशर्स गॉट होल इंडिया, ठीक है। और वो होल इंडिया शाह आलम 2 जी के समय हुआ था। शाह आलम 2 का समय 1760 से लेके 1788 था, ठीक है, और अगेन 1788 से लेके 1806 था, ठीक है। बीच में कुछ बताएंगे क्या हुआ था। इज रीन इंक्लूडेड द 3rd बैटल ऑफ पानीपत, इनके समय 3रा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765 he came under the protection of East India Company and granted them the right of collect revenue in Bengal, Odisha, Bihar. Or in 1772, Marathas brought him to Delhi where he lived until 1803. After the English defeated Daulat Rao Scindia, Shah Alam II accepted their protection, becoming the prisoners of British. देखो ये इनकी कहानी है, ठीक है। इनकी कहानी में आपको क्या याद रखना है, इनकी कहानी में आपको ये याद रखना है कि भाई साहब बैटल ऑफ बक्सर इनके समय हुआ, इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया। ये क्यों इतना लंबे राज कर पाए, ये इसलिए इतना लंबा राज कर पाए हैं क्योंकि ये दूसरों के भरोसे थे। सबसे पहले ये मराठाओं के भरोसे थे, और जब ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को हरा दिया तो ये ब्रिटिशर्स के भरोसे आ गए, ये जी हजूरी में रहे, ठीक है। इनका बस इतना ही था बेसिक स्टोरी। बाकी जब मैं नोट्स लिखवाऊंगा, देखिए आपको मैं ये सब बहुत मोटे मोटे तरीके से समझा रहा हूँ, जितना जीएस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और ये सामने लिखा आ रहा है, ये पढ़ते भी जाओ, जो समझ आ रहा है साइड में लिखते भी जाओ। ये नाडू, अब्दालू वगैरह ये याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इनको भी लिख लो। लेकिन जब हम नोट्स प्रॉपर लिखेंगे उसमें मैं और ब्रीफली आपको चीज़ें समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर शाह 2, जिनका रूल था 1806 से 37 तक। अकबर, इन्होंने भी नाम देखो, इन्होंने सब ने पुराने अपने पूर्वजों के नाम रखे ये सोच के कि ये भी कुछ महान करेंगे, लेकिन ये उतने ही, जितना बड़ा नाम उतना ही इन्होंने नाम डुबाया है। ऊपर से जब जलालुद्दीन मोहम्मद देख रहा होगा ना, अरे क्या कर रहा है,
मेरा नाम क्यों मिट्टी में मिला रहा है, यूँ करा होगा। अकबर शाह टू रूल फ्रॉम 1806 to 37, ही ग्रांटेड द टाइटल। इन्होंने कुछ नहीं करा है, इनका क्या था, मैं अकबर, आई एम अकबर, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम वो, मैं हूँ राजा, मैं जो बोलूँगा। और इन्होंने ही राम मोहन रॉय को टाइटल दिया था राजा का। यही चीज़ सिर्फ याद रखनी है, इनके इसमें और कुछ खास नहीं है। जब हम रिवीजन टाइप करेंगे तब मैं और बताऊंगा चीज़ें, बट जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो राजा राम मोहन रॉय जी थे उनको राजा की जो उपाधि थी वो इन्हीं भाई साहब ने दी थी, अकबर शाह टू जी ने। ही ग्रांटेड द टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय ड्यूरिंग हिज रीन। In 1835, the East India Company stopped recognizing Mughal emperor's authority, ceasing to call itself his subject and stopped issuing conscience him। देखो मैं बताता हूँ, राजा की टाइटल भी क्यों दी गई राम मोहन रॉय को। राम मोहन रॉय जी को इन्होंने बुलाया, इधर 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 इधर, एक काम कर यार प्लीज़, देख यार इन्होंने मेरी सारी पावर तो ले ही ली ब्रिटिशर्स ने, हैं मेरे सिक्के भी नहीं चलते हैं। अब जो ये मेरे को बच्ची कुची पेंशन देते थे, ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स की, जब पूरा कब्जा लेते थे किसी राजा को अपने अंडर, तो फिर उसको बोलते थे तुम हट जाओ, तुम नाम के राजा हो, तुमको एक पर्टिकुलर अमाउंट हम दे देंगे, उसमें जियो खाओ अपने करो, है ना। तो अपने जो हैं तुम्हारे दास दासी वगैरह उनको पगार अगार तुम दे सकोगे, इतना पैसा हम तुमको दे रहे हैं। तो ये मुग़ल राजा को देना भी बंद कर दिया था फिर ब्रिटिशर्स ने। तो ये आए राजा राम मोहन को बुलाया, यार भाई प्लीज़ ज़रा तू लंदन जा और वहाँ पे ज़रा समझा यार, वहाँ रानी जो भी मिले जो लोग में है ना, उनको समझाना भाई कि एटलीस्ट जो मेरे को पेंशन दे रहे थे वो तो दो, मैं क्या करूँ, मैं तो नंगा हो जाऊँगा नहीं तो राजा राम मोहन रॉय गए थे और उस समय राजा की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारी कहानी के लेखक महोदय। ये बड़े ही पोएट और शायर व्यक्ति थे, बहादुर शाह टू। ये बेफिजूल मारे गए, सही बता रहा हूँ, बेचारा ये तो इंसान बेफिजूल मारा गया है। ये इंसान ऐसा था कि इसको पता है आप कुछ बचा नहीं है, अब ना तो हमारे पास ताकत है ना पैसा है, इसलिए ये लिखते थे। ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ शायर, ही वॉज अ पोएट एक्चुअली। बहादुर शाह टू, ऑल्सो नोन एज द बहादुर शाह जफर, was the last Mughal emperor ruling from 1837 to 57. The revolt of 1857 unsuccessfully attempted to declare him the emperor of India. He was captured by British and exiled to Rangoon, where he died in 1862. The Mughal emperor officially ended on November 1, 1858 with Queen Victoria's declaration या फिर proclamation। देखो अब मैं इनकी कहानी आपको बताता हूँ। ये तो जैसा कि मैंने आपको बताया हार माने हुए व्यक्ति थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि यार भाई देखो, इनके अंतरात्मा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना सेना है ना पैसा है ना उम्मीद है ना कुछ करना है, मैं खुश, मेरी कलम खुश। फिर 1857 की क्रांति शुरू हुई। उस क्रांति में ये महाराज लिख रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये लिख रहे हैं हाँ हाँ गुलाब ये वो फलान। इनको बेफिजूल में बना दिया गया कि नहीं तुम राजा, हम तुम्हारे अंडर ये 1857 का रिवोल्ट करेंगे और इन अंग्रेज़ों को भगाएंगे। ये इधर हैं क्या, हाँ हम आपके अंडर भगाएंगे। अरे भाई क्यों, नहीं हम आप ही के अंडर भगाएंगे। अरे लेकिन क्यों, नहीं आप हमारे राजा हो, हम आपके अंडर भगाएं, हमको कोई तो चाहिए ना ऊपर। यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ मत करो, आप अंदर रहो, करेंगे हम, लेकिन आपके नाम से। अच्छा, अब यहाँ पर इनकी जो औलादें थी दो, वो भी नकारा औलादें थी, उनको लगा कि यही समय है अब्बू जान, यही समय है हमारे जो पूर्वजों ने करा, हमारा जो मुग़ल है, हम मुग़ल हैं, हमारा जो वापस वर्चस्व था उसको वापस स्थापन करने का, वो हम वापस से मुग़ल बनेंगे, हमारा पूरा हिंदुस्तान होगा, हम वापस से हिंदुस्तान पर राज करेंगे, इन अंग्रेज़ों को भगाएंगे, ये वो, आप बस हमें आदेश दीजिए। ये अच्छा ठीक है बेटा जाओ, मैं तो बूढ़ा, मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ। कहा
जाता है, एक्चुअली कहा क्या जाता है, ऐसा हुआ है कि जब 1857 का रिवोल्ट ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ जब बहादुर शाह के पास पहुँचे इनको कैप्चर करने कि भाई तुम राजा हो ऑफिशियली, तो हमको राजा को कैप्चर करना पड़ेगा। तो इसके दोनों जो बच्चे थे उनके ऐसे कपड़ा हटाया, उनके सर लेकर आया थे ब्रिटिशर्स, और उस समय व्यक्ति मुंह झुका के था और इसको पकड़ के रंगून ले जाया गया कि ये यहाँ रहेगा तो फिर से इसके नाम पर ये लोग वॉर छेड़ देंगे। तो इसको रंगून बेफिजूल में ले जाया गया, ना तो ये लड़ना चाहता था, ना इसमें हिम्मत थी, ना कुछ, मतलब बेफिजूल में इसका नाम, और इसको सज़ा मिली। रंगून में एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में इसको रख दिया। वहाँ पर इसने एक आखिरी शायरी लिखी थी कि वाह रे तेरी किस्मत ज़फ़र, कुछ मौत के लिए ज़मीन तक नसीब नहीं हुई, ऐसा कुछ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, बट ऐसा कुछ लिखा था आखिरी, विच इज़ वेरी फेमस एक्चुअली। तो यहाँ पर बहादुर शाह 2 का भी रीन ऑफिशियली ख़त्म होता है आफ्टर 1857 रिवोल्ट। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली कंपनी रूल भी ख़त्म होता है, क्वीन या फिर कहूँ डायरेक्ट क्राउन रूल शुरू होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, दिस वॉज द टाइम व्हेन दिस वॉज द लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह। इसके बाद नहीं है, ख़त्म। नाउ लेट्स नो द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो भाई क्या कारण थे ये मुग़ल एम्पायर की ये डिक्लाइन का? ये हर जितना क्रम अनुसार पहले आपके बहादुर शाह फर्स्ट आए, फिर जहादर शाह आए, और ये सब नीचे 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 जब जाते जाते ये और डिक्लाइन ही क्यों हुआ? ये आपका ऐसा डिक्लाइन क्यों हुआ? बीच में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया? देखो, इसके कुछ 7 रीज़न है। स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, एक एक करके मैं इनका आपको नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है? कल जब हम इसके नोट्स लिखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नोट्स लिखेंगे, तब ये 7 पॉइंट्स का मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, और जिसमें हम बहुत डीप स्टडी करेंगे। पहला क्या है? सेंटर रीजन रिलेशनशिप। देखो, सेंटर रीजन रिलेशनशिप मतलब कि सेंटर यानी कि दिल्ली मुग़ल राजा, और रीजन यानी जो रीजनल जो राजा, छोटे छोटे राजा थे, उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, ठीक है? क्यों ख़राब हुए थे, क्या हुआ था, नोट सेक्शन में करेंगे। कोर्ट फैक्शंस मतलब नोबल्स में आपस में, घर में नोबल्स की लड़ाई हो रही है, आप क्या समझ रहे हो? डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन मतलब जो खराब है उसको आप राजा बना रहे हो, जो एबल है, जो सच में कुछ कर सकता है, वो राजा बन ही नहीं रहा है। राइज ऑफ रीजनल प्रिंसिपैलिटीज, जब सेंटर पे कोई ताकतवर राजा नहीं तो छोटे छोटे राजा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। वही हुआ बंगाल में, वही हुआ अवध में, वही हुआ सब जगह पर, मराठा वगैरह, ये सब इंडिविजुअली खड़े हो गए कि नहीं, अब हम मुगल्स के अंडर नहीं है भाई साहब। मिलिट्री वीकनेस, क्या हो रहा था मिलिट्री में? राजा के डायरेक्ट अंडर मिलिट्री थी ही नहीं। एग्जैक्टली आप, दिस इज़ वेरी शॉकिंग, राजा के डायरेक्ट अंडर मिलिट्री नहीं थी। राजा ने कुछ मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, नोट्स में बहुत अच्छे से करेंगे। कुछ ऐसे तुम और जैसे छोटे राज्य दे दिए थे, है ना, इन लोगों को, छोटे राजा को अपनी ही मंत्रालय में से छोटे राजा बना दिए। उन छोटे राजा को बोला अपनी सेनाएं आप बनाओ, और उसे आपके एरिया से टैक्स लो और अपनी सेना को पैसा दो, वो आपकी जिम्मेदारी, हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने सेना अपनी रखी हुई थी। तो वो जो सेना एक्चुअली थी वो अपने हेड की बात मानता था, और वो जो हेड होता था वो तो राजा की सुन ही नहीं रहा था। तो राजा की फिर सोल्जर्स कैसे सुनेंगे? तो इसलिए मिलिट्री वीक हो गई, ठीक है? और छोटे छोटे पार्ट्स में मिलिट्री डिवाइडेड थी ना। तो ये वाला जो है, अब जैसे मैं राजा हूँ, ठीक है, मैंने छोटे राजा बना दिए और सबको बोल दिया मिलिट्री बनाओ। अब मेरा जो सेनापति है उसको जब मैंने बोला कि अब जंग की तैयारी करो, वहाँ से अब्दाली आ रहा है या नादू आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है, तैयारी करो, तो वो जब बोलता सेना, तो ये लोग सेना बात ही नहीं मानती। भाई तुम का है कि हमारा तो हेड वो है, तुम कौन? तो मिलिट्री वीकनेस। इकोनॉमिक बैंक्रप्सी, ऑब्वियसली हमने जैसा कि अभी तक जाना, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी तो थी ही। इन्वेजन ऑफ नादू एंड अब्दालू एक मेजर रीज़न थे।
इन्वेजन ऑफ नादू और अब्दालू का, जिन्होंने पूरा जो भी बचा कुचा था वो भी लूट ले गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये भी ज़रूरी है। आपके पास मेंस में क्वेश्चन आ गया, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, व्हाट विल यू राइट? सो इन दिस केस व्हाट विल यू राइट, आई विल टेल यू इन द नोट्स, बट फॉर नाउ आप जो मेन इम्पैक्ट हुए थे, मेन वो 3 थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड एजुकेशन। एग्रीकल्चर पे क्या हुआ कि भाई जब डिक्लाइन हो गया तो पहले जो एग्रीकल्चर दूसरों से ट्रेडिंग होती थी, दूसरे बाहर जाके एग्रीकल्चर में ये हुआ कि बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहे टैक्सेशन में, है ना। ट्रेड में ये हुआ कि ट्रेडिंग हिल गई पूरी, क्योंकि बार बार राजा बदल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। और एजुकेशन में ये हुआ कि रिलीजियन का एजुकेशन ज़्यादा था, साइंटिफिक अप्रोच तो कम था इंडिया में, तो उसमें भी काफ़ी बेड़ा गर्क हुआ। नोट सेक्शन में और अच्छे से हम इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, मोटा मोटा ये 3 याद रखो, चाहो तो स्टिकी नोट में लिख लो कि भाई इम्पैक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स क्या थे, तो ये 3 लिख लो कि भाई एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड एजुकेशन, ठीक है। ये स्टिकी नोट पे लिख लो चाहो तो अपने सामने। नाउ लास्ट इसमें कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन हम इसका लिखेंगे, कंक्लूजन वाला पार्ट के एक्चुअली कंक्लूजन क्या होगा इस चीज़ का, हम आंसर में कंक्लूजन क्या लिखेंगे वो कंक्लूजन है, हम लिखेंगे ज़रूर अच्छे से। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरा जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसका प्रॉपर नोट्स लिखेंगे। अभी आप जाके स्टडी मटेरियल पढ़िए आज के लेक्चर का, और जब हम जब नोट्स लिखेंगे तो वो नोट्स भी पढ़िएगा। बहुत ही लूसिड मेरे नोट्स हैं, वो पर्सनल मेरे नोट्स हैं, बहुत ही लूसिड वे में मैंने लिखा है और प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में लिखा है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन पॉइंट्स में है। तो वो नोट्स आई वुड रिक्वेस्ट कि वो नोट्स अपने तक रखिएगा। आपने फ़ीस दी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो नोट्स अपने तक रखिएगा। और बहुत क्वालिटी नोट्स हैं, बहुत मेहनत से बने हुए नोट्स हैं, अच्छे से उनको पढ़िएगा। एंड मेरे लेक्चर्स जो मैंने सोर्सेज बताए वो एग्जैक्ट है इसका स्टडी मटेरियल और मैंने नोट्स, ये 4 चीज़ें अगर आपने कर ली, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, देख लो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, 100% आपका हिस्ट्री हो गया है, आपका कुछ नहीं छूटेगा। इन सबको अच्छे से करना है। रिवीजन जब हम करेंगे, हम आखिरी क्लास जब होगी मैं आपको रिवीजन का तरीका भी बताऊंगा, उस रिवीजन के साथ उसी तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर रिवाइज करेंगे कुछ भी नहीं छूटेगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन दैट वी विल डू द नोट्स पार्ट। Till then, thank you so very much for watching this video. I will see you in the very next video. Till then, all the very best for your examinations. Thank you.